नितिन गडकरी जो भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, रिसेंटली पार्लियामेंट हाइड्रोजन पावर्ड कार टोयोटा मिराई से पहुंचे और उन्होंने हाइड्रोजन को भारत का फ्यूचर फ्यूल बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक साल में अप्रोक्स 8 लाख करोड़ का फ्यूल इंपोर्ट करता है इन फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। और उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि इंडिया फ्यूचर में एक हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्टर कंट्री बनने वाला है। चलिए पहले हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। पूरे यूनिवर्स का 70% मास सिर्फ हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है, पर अर्थ पर हाइड्रोजन अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में सिर्फ 0.1% ही अवेलेबल है। पर अर्थ पे सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट वाटर है। अर्थ की टोटल सरफेस एरिया का 70% एरिया वाटर से कवर्ड है और वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिलके ही बनता है। वाटर में मेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, जिन्हें अलग किया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की हेल्प से। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा सोर्स ऑफ फ्यूल है जो जब जलता है तो कोई कार्बन एमिशन नहीं करता और इसलिए हाइड्रोजन 21st सेंचुरी का फ्यूल हो सकता है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। हो सकता है आपने भी कभी न कभी इलॉन मस्क को हाइड्रोजन को स्टूपिड आइडिया कहते सुना हो या ट्विटर पर उनको हाइड्रोजन के पूरे आइडिया को स्टूपिड कहते देखा हो, क्योंकि इलॉन मस्क एक इलेक्ट्रिकल कार मेकर हैं, एक ऐसी कार जो बिजली से चलती है। इलेक्ट्रिकल कार के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं और इन कारों का कार्बन एमिशन या कार्बन फुटप्रिंट एक इंटरनल कंबशन इंजन जो डीजल या पेट्रोल से चलते हैं से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम है। पर ये एक अधूरा सच है, क्योंकि जो बिजली इलेक्ट्रिकल व्हीकल को रिचार्ज करने के लिए यूज होती है वो भी फॉसिल फ्यूल से ही बनती है। इवन इन यूएस जस्ट 20% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे विंड मिल, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा से बनती है। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ईवी का दूसरा बड़ा ड्रॉबैक है इनका स्लो चार्जिंग, क्योंकि इन्हें चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है। हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल एलिमेंट है और इसकी हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा चैलेंज है। हिस्ट्री में हुआ बिगेस्ट मैन मेड अवॉइडेबल डिजास्टर हिंडनबर्ग भी हाइड्रोजन गैस के कारण ही हुआ था। डेवलपमेंट टिल नाउ पिछले 20-25 सालों में सभी बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज ने अल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैक्सिमम कार कंपनीज ने इलेक्ट्रिकल कार पर R&D की एंड टोयोटा ने ईवी की लिमिटेशन को देखते हुए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया और उसने 20 ईयर्स में लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स की R&D पे इन्वेस्ट किया। और जो कार टोयोटा ने लॉन्च की वो उसकी अब तक की सिर्फ 18-19 हजार कार ही सेल कर पाया। एज कम्पेयर टू टेस्ला, जितनी कार्स टोयोटा ने अभी तक के सालों में मिराई की सेल की है उतनी टेस्ला एक मंथ में सेल कर देता है। पर हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आज फ्यूचर का पॉसिबल फ्यूल प्रोस्पेक्ट कैसे बन गया है, जो 10-15 साल पहले इम्पॉसिबल लगता था। चलिए एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। 2009 से 2019 तक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय कोल 2% से कम होकर यानी कि अराउंड $111 पर किलोवाट और से कम होकर $109 हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर $126 से $26 बढ़कर $155 हो गई है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ऑनशोर विंड $135 से 70% कम होकर $45 हो गई है। और कॉस्ट ऑफ सोलर $359 से घटकर सिर्फ $40 रह गई है और हो सकता है फ्यूचर में ये और घटकर शायद $5 to $10 ही रह जाए। यही कारण है कि जिसने हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल बनाने की पॉसिबिलिटी को मुमकिन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन कई तरह की होती है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कई वेज और प्रोसेस से बनाया जाता है। जिस मेथड से इसे बनाया जाता है वही मेथड डिसाइड करता है कि हाइड्रोजन का टाइप कौन सा है। सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही ऐसी कैटेगरी है जिसमें बर्निंग से कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं बचता, तो हमारी कंसंट्रेशन ग्रीन हाइड्रोजन पे ही है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी बनती है बाय प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होता है सोलर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इस इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और जब भी इलेक्ट्रिसिटी करंट वाटर से पास होता है तब वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूट जाता है और इस हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है फॉर फर्दर यूज और ट्रांसपोर्ट। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड, मेम्ब्रेन एंड कैटलिस्ट से मिलकर बनता है। हाई प्रेशर पर जब हाइड्रोजन को एनोड साइड से एंड ऑक्सीजन को कैथोड साइड से डाला जाता है तो ये इलेक्ट्रोड मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्ट्रोड से सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल ही क्रॉस कर सकते हैं एंड हाइड्रोजन न्यूट्रल होती है जिसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस प्रोसेस
प्रोसेस को हेल्प करता है कैटलिस्ट, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से अलग करता है। एंड ये प्रोटॉन इलेक्ट्रोड से फ्लो करके कैथोड तक पहुंच जाते हैं और एनोड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं नेगेटिव चार्ज के कारण। और एनोड को एक वायर की हेल्प से कैथोड से कनेक्ट किया जाता है और इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड तक पहुंच जाते हैं और इसी इलेक्ट्रॉन के बहने को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। एंड गाड़ी की मोटर इसी से चलती है। चलिए अब जानते हैं कि हाइड्रोजन व्हीकल के इलेक्ट्रिकल व्हीकल से क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले चार्जिंग टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी कमी या ड्रॉबैक है। एक ईवी कार को चार्ज करने में 4 to 10 आवर्स तक लग जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल को सिर्फ 5 मिनट में फुल चार्ज किया जा सकता है, जस्ट लाइक पेट्रोल एंड डीजल। सेकंड है रेंज लिमिटेशन, क्योंकि ईवी को चार्ज करने में ज्यादा टाइम लगता है एंड एक बार चार्ज करने पर ईवी की रेंज 300 to 600 किलोमीटर तक रहती है, तो लॉन्ग रेंज के लिए ईवी को यूज करना बहुत मुश्किल है। स्पेस इलेक्ट्रिकल व्हीकल की अगर हमें रेंज को इंक्रीज करना है तो हमें और ज्यादा बड़ी बैटरी लगानी पड़ती है जो बहुत ज्यादा स्पेस लेती है एंड साथ ही इसके कारण वेट बहुत ही बढ़ जाता है। अगेन इसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है, बट हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल में ये ड्रॉबैक नहीं है। ईवी 10 टन एंड 160 किलोमीटर पर डे तक तो ओके है, पर उसके बाद ये फेजिबल नहीं हो पाती। और जबकि हाइड्रोजन व्हीकल 80 टन की बस और ट्रक जो 400 to 500 किलोमीटर पर डे चलते हैं उनके लिए भी सूटेबल है। चलिए जानते हैं इंडिया जैसी कंट्री के लिए ग्रीन हाइड्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है। इंडिया अपनी फ्यूल रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, लाइक क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, और इसी वजह से इंडिया को हर साल लाखों करोड़ रुपीस खर्च करने पड़ते हैं इन्हें इंपोर्ट करने के लिए। एंड ग्लोबल मार्केट में होने वाले चेंजेस के कारण देश में लोगों को इन्हें बहुत ज्यादा हाई प्राइस में खरीदना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग, फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल, गैसेस के बर्न होने से कार्बन का बहुत ज्यादा एमिशन होता है, जो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इंडिया की 3 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करती हैं और अभी तक अवेलेबल रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इंडिया के फ्यूचर को देखते हुए इंडिया को एक हाइड्रोजन जैसे ग्रीन एनर्जी सोर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कार्बन बॉर्डर टैक्स, Carbon must have its price because nature cannot pay this price anymore. The idea of a carbon border tax is gaining ground in the United States and the European Union. A carbon border tax to level the playing field for European products if other countries do not go as far as us or refuse to go in the right direction. Western countries don't want to see companies packing up for places like China or India because of their less stringent environmental rules, which make the goods produced there cheaper. इंडिया एंड चाइना जैसी कंट्रीज में एनवायरमेंट रिलेटेड नॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते। वहीं यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए में कंपनीज इन्हीं नॉर्म्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस करती हैं, जिसके कारण वहाँ बने प्रोडक्ट्स इंडिया एंड चाइना के प्रोडक्ट्स से कम्पीट नहीं कर पाते। इसीलिए ये कंट्रीज कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाने पर विचार कर रही हैं, जिसके कारण जो कंपनीज ज्यादा कार्बन एमिशन करेंगी उन देश से इंपोर्ट होने वाले सामान पर ये टैक्स लगा दिया जाएगा, जिससे ये मटेरियल बहुत महंगा हो जाएगा और कंपनीज को बहुत नुकसान होगा। बीसीजी ने एस्टिमेट किया है $30 पर मेट्रिक टन अगर टैक्स लगाया जाएगा तो प्रॉफिट 20% तक कम हो जाएगा। इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है एंड इंडिया की स्टील इंडस्ट्री अकेले 12% कार्बन फॉसिल फ्यूल एमिशन करती है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री एनर्जी के लिए कोल यूज करती है। और इंडिया की स्टील इंडस्ट्री की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए अगले 30 साल में कार्बन एमिशन 242 मेट्रिक टन से बढ़कर 837 मेट्रिक टन हो जाएगा, जो टोटल कार्बन एमिशन का 30% होगा। जस्ट इमेजिन एनवायरमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग का क्या हाल होगा। सो इंडिया ही नहीं, हर देश के लिए हाइड्रोजन जैसी ग्रीन एनर्जी सोर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो भी देश सबसे पहले इसे बड़े स्केल पर एंड सबसे कम कॉस्ट पर बनाने में सक्सेसफुल होगा वो आने वाले टाइम में दुनिया की नई सुपर पावर भी बनेगा। गडकरी जी के विजन से आने वाले टाइम में भारत के लिए ये पॉसिबल है। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 20,000 करोड़ की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव किया है। मुकेश अंबानी एंड अडानी ग्रुप जैसे इंडिया के बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इसको एक मिशन की तरह देखना शुरू कर दिया है। अडानी ग्रुप ने अगले कुछ टाइम में $70 बिलियन ग्रीन एनर्जी पर इन्वेस्ट करने एंड चीपेस्ट हाइड्रोजन ऑन अर्थ प्रोड्यूस करने का प्रॉमिस किया है। टाटा ग्रुप ने भी हाइड्रोजन पावर्ड बसेस पर काम करना स्टार्ट
स्टार्ट कर दिया है। टाटा ग्रुप इज ऑल्सो वर्किंग ऑन ट्रायल टू यूज हाइड्रोजन इन फर्नेसेस टू कट डाउन द कार्बन एमिशन। मुकेश अंबानी ने $1 पर केजी की कॉस्ट पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है, जो कि बहुत ही बड़ा टारगेट है। अगर ये मुमकिन हो पाएगा तो इंडिया के हाइड्रोजन फ्यूल का सपना साकार हो पाएगा। उम्मीद है ये वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।